हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी अपने चैनल बीपीएससी माइंडसेट के साथ आपका आज मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक है वैदिक युग का भाग 2। कल भाग 1 बताए थे जिसका सामान्य परिचय था। आज ऋग वैदिक युग को उसके भाग कल की ऋग वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग होता है। ऋग वैदिक युग से पहले हम पता करेंगे कि जो मैंने हड़प्पा सभ्यता बताया था, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग के बीच को हम क्या कहते हैं। वैदिक युग के बीच को हम BMAC कहते हैं, मतलब बैक्टीरिया मरियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। इसके बीच के समय को हम BMAC कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं ऋग वैदिक युग। कल भाग 3 में आपको हम बताएंगे उत्तर वैदिक युग। अब हम ऋग वैदिक युग का विस्तार बारे में चर्चा करेंगे। इस युग का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व विस्तार हुआ था। इस युग का विस्तार यदि भौगोलिक क्षेत्र से चले तो पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब में इसका विस्तार हुआ था। यदि हमें आर्यों का आगमन का पता चला है तो वो ऋग्वेद से ही पता चला है, हमें किसी चीज से नहीं। और प्रमाण और साक्ष्य का बात करें तो हमें इस युग में साक्ष्य मिला है घोड़े का, स्पोक वाले पहिए का स्पोक पहिया लिख देती हूँ कि आपको पता चल जाएगी, केवल स्पोक वाले पहिए का। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि संस्कार इत्यादि हम कह सकते हैं। यहाँ तक कि गायत्री मंत्र का भी यहीं से साक्ष्य मिला। और स्वास्तिक का मतलब कितने पुरातत्वविदों का कहना है कि स्वास्तिक का उत्तर यहाँ ऋग वैदिक में भी मिलता है और कितने को कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। इसलिए इस पर अब तक असमंजस बनी हुई है कि स्वास्तिक, इसके वजह से स्वास्तिक दोनों में अभी कहा जाता है। अब हम बात करें सामाजिक स्थिति उस समय की इस प्रकार थी कि ऋग वैदिक युग 10 भाग, मतलब ऋग वैदिक के 10 मंडल या भाग कह सकते कि होते हैं, जिसमें 2 से 7 मंडल पहले ही मतलब रचित हो गया था। 1 और 1, 8, 9, 10 ये नवीनतम मंडल थे। 10 मंडल में पुरुष सूक्त द्वारा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त द्वारा जाति यानी मतलब वर्ण का विभाजन हुआ था, जिसमें वर्ण 4 प्रकार मतलब चार भागों में विभाजित थे। पहला पुरोहित जो ब्राह्मण का काम करते थे, क्षत्रिय जो युद्ध का, उसके बाद वैश्य जो पशुपालन का, और शूद्र जो इनके सेवा का कार्य करते थे। पुरोहित और क्षत्रिय के सेवा का कार्य शूद्र को करते थे। इस युग में महिलाओं को पुरुषों इतना ही मतलब उतने ही अधिकार मिलते थे। ये किसी भी कर्मकांड में पुरुषों के साथ भागीदार बन सकती थी। लेकिन ये आगे हम बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जाकर ये बहुत ही मतलब बाह्य आडंबर से भरपूर हो गई थी और यहाँ महिलाओं को कोई मतलब इज्जत नहीं, शूद्रों के भांति देखा था। उसके हम चर्चा आगे करेंगे। सामाजिक हो गई प्रशासनिक स्थिति। प्रशासनिक में हम कहेंगे कि प्रशासनिक ऋग्वेद युग के ऋषियों को 5 इकाइयों में बांटे हुए थे। कितने में? 5 इकाइयों में। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन, 5वां राष्ट्र। मतलब घर के हम बताते हैं कि घर के मुखिया को कुल कहा जाता था, कुलों के समूह को ग्राम, ग्राम के समूह को विष के समूह को जन और जन के समूह को राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब मुखिया या कुल स्वर मतलब मेन कौन होता था, तो वो होते थे सम्राट होते थे।
राजनीतिक स्थिति के यहाँ कोई ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं मिला, विस्तारित विवरण नहीं मिला, क्योंकि यहाँ कोई राजनीतिक फैलाव नहीं था। बस यहाँ के लोगों को में एकजुटता समाजवादी बनाए रखने के लिए यहाँ बड़े बुजुर्गों द्वारा गांव के कुशल और बलशाली व्यक्ति को चुन लिया जाता था, ताकि कभी भी कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो उसे हम उस स्थिति से अच्छे से निपटारा कर सके। उसके लिए केवल राजा का चुनाव हो जाता था और ये राजा को कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होते थे। जिस तरह हम आगे के युगों में देख रहे हैं कि राजा को बहुत बड़े बड़े महल थे, इसमें कोई नहीं था। धार्मिक स्थिति यह ऋग्वैदिक युग प्राकृतिक देव को बहुत मानते थे, क्योंकि जैसे प्राकृतिक देव में अग्नि, इंद्र, सोम और वरुण थे। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्धों के देवता जिसे पुरंदर कहा जाता था, मतलब युद्धों पर जो विजय प्राप्त करे उसे हम पुरंदर कहते हैं। सोम जो कि एक प्रकार का पौधा था और पेय पदार्थों में इसका उपयोग होता था। वरुण जो कि जल में। जब हम जल का बात कर रहे हैं तो ये हम बता दें कि आपको यहाँ पर मतलब